Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए. राइट. सो फ्रेंड्स, अभी आज हम डिस्कस करेंगे भोजन बनाने की अलग अलग टाइप्स के विधियों के बारे में. ठीक है ना. किस टाइप से हम भोजन पकाते हैं, कितने कितने जो है भोजन पकाने की विधियां हैं. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. भोजन पकाने की विधियां. करेक्ट. भोजन पकाने की प्रक्रिया का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है. क्या आप जानते हैं कि आदि मानव केवल कच्चा खाना खाते थे. एक बार मांस का एक टुकड़ा गलती से आग में गिरा और वह भुन गया. आदि मानव ने उस भुने हुए मांस के टुकड़ों को खाया और वह अत्यधिक स्वादिष्ट लगा. इस प्रकार पकाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ. तब से अब तक पकाने की इस प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन हो गया है. आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं, जैसे रोटी, पूरी, पराठा, चावल, पुलाव, दालें, सब्जियां, सलाद, चटनी, अचार, दही, छाछ, फल. राइट. ये सारी चीज़ें हैं. आपने देखा होगा कि उबले हुए चावलों का स्वाद जीरा राइस या मटर पुलाव से भिन्न होता है, क्योंकि इन्हें पकाने की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं. राइट. इसी प्रकार एक रोटी का स्वाद पूरी या पराठे से भिन्न होता है, क्योंकि इन्हें पकाने की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं. सामान्यतः सब्जियों जैसे टमाटर, खीरा तथा फलों का कच्चा खाना ही उत्तम होता है, जबकि गेहूं, चावल, आलू, अन्य सब्जियों को पकाकर ही खाया जाता है. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए? इस लेसन में आप जो है भोजन पकाने के कारणों, पकाने की विभिन्न विधियों, विभिन्न भोजनों के लिए पकाने की उपयुक्तता तथा खाद्य पदार्थों पर इन पद्धतियों के प्रभाव की हम जानकारी प्राप्त करेंगे. राइट. दिस आर मोटिव्स. इस लेसन के क्या मोटिव्स हैं एंड भोजन पकाने का इम्पोर्टेंस क्या है. राइट. अपने अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए. अब चलिए, पकाने से भोजन क्या होता है बेटा. भोजन पकाने का क्या इंपॉर्टेंस है. पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है. क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है. जब भोजन को पकाया जाता है तो मुलायम हो जाता है, उसे चबाना निगलना आसान हो जाता है. भोजन को पकाने वाले इट वाज बाय मिस्टेक. भोजन को पचाने वाले रस इस मुलायम भोजन में आसानी से मिल जाते हैं और पाचन क्रिया को सुगमता से पूरा करते हैं. राइट. पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, गंध तथा आकर्षण में वृद्धि हो जाती है. क्या आपने कभी देखा है कि गाजर, चुकंदर, पालक, मटर, अन्य सब्जियों को पकाने के पश्चात उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है. पकने के बाद ये अधिकतर चमकदार तथा आकर्षक दिखते हैं. तंदूरी रोटी, पराठे, रोस्टेड ब्रेड या बेक किए हुए केक का ब्राउन रंग अत्यधिक आकर्षक होता है. जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो गुथे हुए आटे की नरम तथा चिपचिपी गोलियां किस प्रकार करारी रोटी या पराठे में बदल जाती हैं, उसकी खुशबू तथा स्वाद बड़े ही आकर्षक होते हैं. कच्चा आलू खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, किंतु उसे उबालने या तलने के पश्चात न केवल उसका स्वाद बदल जाता है, जबकि रंग और रूप भी बदल जाते हैं और वह अत्यंत मोहक हो जाता है. मतलब अच्छा हो जाता है. राइट. टेस्टी. भोजन पकाते समय मसाले, खड़े मसाले को मिलाने से भोजन और स्वादिष्ट तथा आकर्षक हो जाता है. आपने देखा होगा किस प्रकार नमक, मिर्च, जड़ी बूटियों को मिलाने से भोजन के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है. इस प्रकार पकाने से भोजन के रंग, स्वाद, स्वरूप आदि में सुधार आता है. इसलिए भोजन को पकाया जाना स्वीकार्य है. राइट सरकार. भोजन पकाने की विधियां. भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं.
आपने आलूओं को विभिन्न प्रकार से खाया होगा। क्या आपने कुछ व्यंजनों के नाम उसके बता सकते हैं? आलू के पकौड़े हो गए, आलू के चाट हो गए, आलू के पकौड़े पकौड़े हो गए, आलू के पराठे हो गए, आलू भुजिया हो गया, तरी वाले आलू हो गए, आलू के चिप्स हो गए। इस प्रकार अनेक टाइप के व्यंजन। क्या आप ऐसे व्यंजनों का नाम बता सकते हैं जो गेहूं के आटे से बनता है? जी हाँ, पराठा, पूरी, रोटी, ब्रेड, मिट्टी आदि। आप व्यंजनों के ऐसे अनेक उदाहरण बता सकते हैं जो किसी एक प्रमुख कार्य का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में मदद मिलती है। आप अपने क्षेत्र के 3 व्यंजनों के विधि के बारे में सोचिए और उससे वही बता रहा है कि एक ही मुख्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। चलो, पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। क्या आप जानते हैं हम दूध क्यों उबालते हैं? यदि हम दूध को उबालेंगे नहीं तो वह जल्दी ही फट जाएगा। उबालने से इसके नष्ट करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और अधिक समय तक रखा जा सकता है। आपने देखा होगा गुथा हुआ आटा कुछ समय पश्चात ही खराब हो जाता है, किंतु उससे बनी रोटी या ब्रेड को लंबे समय तक खाने योग्य रखा जा सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है आप ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पकाने के पश्चात उस खाद्य पदार्थ की उपभोज अवधि बढ़ जाती है। पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। कच्चे भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं वे हानिकारक नहीं होते, जबकि जीवाणु तपेदिक जैसे रोगों को जन्म देते हैं वे हानिकारक होते हैं। दूध में बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होती है। ये जीवाणु दूध को उबालने या पॉस्चराइजेशन से मर जाते हैं, इसलिए पॉस्चरीकृत दूध को बिना उबाले ही वैसे ही पिया जा सकता है। राइट। पॉस्चरीकरण, इस प्रक्रिया में दूध को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तत्पश्चात तीव्रता से ठंडा किया जाता है। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले इस परिवर्तन को सह नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। क्लियर सरकार? पशु उत्पादों जैसे मांस, मछली, अंडों, मुर्गी में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की संभावना अधिक होती है, इसलिए इन्हें खाने से पूर्व अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में भोजन को 2 घंटों के लिए कमरे के तापमान पर रखने से वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता? आप सही हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु पुनः विकसित हो जाते हैं। दीज आर एक्टिविटीज। राइट। भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण। कुछ खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में नमी या पानी होती है। जी हाँ, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी में व्यापक नमी होती है। इन्हें उन विधियों से पकाया जाता है जिसमें इस नमी का उपयोग हो सके। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, दालों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें पकाने के लिए अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है। पकाने की ऐसी विधियां भी हैं जिनमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती, यद्यपि ये भोजन पकाने में सहायक होते हैं। तत्पश्चात भोजन करारा होता है। भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं। आप इनमें से अनेक का प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है ना? आपने इनका नाम भी बता सकते हैं। राइट। चलो, भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण। राइट। कौन कौन सी हैं बेटा? उबालना, नम द्वारा पकाना नमी करके। राइट। उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, प्रेशर कुकर में पकाना। राइट। शुष्क विधि में क्या होता है? बेकिंग होता है, भुनना होता है, ग्रिल में पकाना। राइट। तेल में क्या होता है? पूरी तरह से तलना, हल्के तेल में तलना। क्लियर? भोजन पकाने की विधियों का वर्णन। हम जानते हैं कि आप भोजन पकाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उनका वर्णन कर सकते हैं। इसमें भोजन पकाने की सबसे सामान्य विधि हो सकती है उबालना, तलना, प्रेशर कुकर में पकाना। अब हम प्रत्येक विधि की प्रक्रिया तथा उनके दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां, विभिन्न भोजनों के लिए उनकी उपयोगिता तथा उनके गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। नम ताप विधि द्वारा पकाना। इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में डाला जाता है।
या उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप में पकाया जाता है। नम ताप से भोजन को पकाने के कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जैसे आपका हो गया बॉइलिंग, राइट। बॉइलिंग माने आपका उबालना, ठीक है। उबालना वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। उदाहरण के लिए आपका उबले आलू, अंडे, सब्जियां, चावल, ठीक। सामान्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों, पत्ता गोभी, मेथी, पालक को अतिरिक्त पानी मिलाए बिना ही पकाया जाता है। कुछ सब्जियों जैसे मटर, हरी फलियों को उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाया जाता है। क्लियर। अनाज जैसे चावल, दालों को अधिक मात्रा में पानी मिलाकर पकाया जाता है। क्लियर सरकार। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? जी हाँ, अनाज और दालों को पकाने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि ये शुष्क है, इन्हें पकाने के लिए अधिक समय लगता है। सब्जियों को पकाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें पहले से ही अधिक पानी होता है। भोजन को उबालते समय ध्यान में रखी जाने वाली कुछ बातें। उबालने से पूर्व भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि भोज्य पदार्थ पूरी तरह से भोज्य पदार्थ को ढक ले। भोजन को एक ऐसे बर्तन पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो। इस विधि से उबलते हुए पानी से भाप बाहर नहीं जाएगी और पानी सूखेगा नहीं, राइट। इससे भोजन तेजी से पकता है और इस प्रक्रिया में ईंधन की भी बचत होती है। क्लियर सरकार। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। जैसे ही भोजन नरम गुदगुदा हो जाए, आंच से उतार लेना चाहिए। जब भोजन को अधिक समय तक उबाला जाता है उसका रंग, आकार, स्वाद नष्ट हो जाता है। इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। आलू तथा अन्य सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए ताकि उनका पोषक तत्व विद्यमान रहे। क्लियर। भोजन में विद्यमान जल में घुलनशील विटामिन और पोषक तत्व उस पानी में मिल जाते हैं जिसमें भोजन उबाला जाता है। यदि आप उस पानी को फेंक देते हैं तो उसके पोषक तत्व भी चले जाते हैं। आप इस पानी का क्या कर सकते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर इस पानी का उपयोग आप जो है सूप या अन्य सब्जियों की तरी बना सकते हैं, राइट। लाभ। उबालना भोजन पकाने के एक सुरक्षित तथा साधारण विधि है। इससे भोजन जलता भी नहीं है। यह भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। उबला हुआ भोजन सुपाच्य भी होता है। हानियाँ। उबालने की विधि में उबाले गए पानी को फेंकने के साथ जल के घुलनशील पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता, अतः वह स्वादिष्ट नहीं होता। ये तो खाली कचरा है दिमाग का, राइट। तो आप जंक फूड खाओ, फास्ट फूड खाओ, हु स्टॉप्ड यू, है ना। भर भर की पिज़्ज़ा और बर्गर और मैगी खा लो। तो ये सब खाली वो है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वाद वगैरह आप ढंग से बनाओगे तो अच्छे से बनता है। सब्ज़ी वगैरह अच्छे से नहीं बनता, ठीक। उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लाने के लिए नींबू या मसाले वगैरह अच्छे से डाल लो, बिल्कुल। चलो डियर। कुछ अच्छा, ये दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस के आंसर आप देखिए, अपना दिमाग लगाइए। चलो फिर आ गया नेक्स्ट हमारा धीमी आंच पर पकाना। इस विधि में भोजन को कम मात्रा में उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। जैसे ही उबलना आरंभ होता है आंच को धीमा करके भोजन को धीरे धीरे पकने दिया जाता है। भोजन और तरल जिसमें उसे पकाया जाता है दोनों एक साथ परोसा जाता है। जैसे लिक्विड सब्जी हमारी हो गई, राइट। क्या आपने घर पर भोजन पकाने की इस विधि का प्रयोग किया होगा? बिल्कुल। जब आप शुष्क कठोर भोज्य पदार्थों जैसे दालों, मांस, यहाँ तक कि सब्जियों को शुष्क रूप में पकाते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर। लाभ। धीमी आंच पर पकाने से भोजन के रस यथावत बने रहते हैं। भोजन स्वादिष्ट होता है। इस विधि में पोषक तत्व भी बचे जाते हैं। हानियाँ। भोजन पकाने में लंबा समय लगता है। भाप द्वारा पकाना, स्टीमिंग। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना यानी स्टीमिंग कहते हैं। आप किस प्रकार के भाप से भोजन करते हैं? जी हाँ, आप बर्तन में भोजन को इस प्रकार रखते हैं कि वह उबलते हुए
पानी से निकलने वाली भाप के संपर्क में आए। ठीक है ना। इस चित्र का एक बड़ा बर्तन, उसका ढक्कन दिखाया गया है जो कि एक स्टीमर है। इसमें दो पात्र, एक कसकर बंद होने वाला ढक्कन है, राइट। निचले पात्र में पानी भरा जाता है और ऊपर वाले पात्र में छेद होते हैं जिसे पकाने के लिए भोजन रखा जाता है। एक कसकर बंद होने वाले ढक्कन से इस पात्र को बंद कर दिया जाता है। जब निचले वाले पात्र में पानी उबलता है तो ऊपर वाले पात्र में छेदों से भाप निकलती है जिससे भोजन पक जाता है। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो क्या आप भोजन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, निश्चित रूप से बना सकते हैं। एक बर्तन में पानी गर्म करें जिसका ढक्कन कसकर बंद होता है। पैन को साफ कपड़े से ढक दें। कपड़ा सही आकार का होना चाहिए, वह किसी प्रकार से आग के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कपड़े के ऊपर पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को रखें, इसे ढक्कन से कसकर बंद कर दें। आपका स्टीमर कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आपने इडली बर्तन देखा है? यह एक स्टीमर ही तो है, इडली वगैरह बनाना, राइट। फरे बनाना, इडली बनाना, ये यही है। इडली के मिश्रण को इडली के खांचे में डाला जाता है जिससे बहुत छोटे छेद होते हैं। इस खांचे को एक बर्तन में रखा जाता है। क्लियर? जिसके तेल में थोड़ा सा पानी होता है। इसके बाद इडली के पात्र को आंच के ऊपर रखा जाता है। अब पानी गर्म होता है और उससे भाप निकलती है। एक बार फिर यह भाप छोटे छोटे छेदों से निकलकर इडली को पकाती है। भाप से पकाने की विधि का प्रयोग ठोस, अर्ध ठोस भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए किया जाता है। इस विधि से मोमोज, खमन, ढोकला, कैरमल, कस्टर्ड बन सकता है। भाप से पकाने की विधि में पकाने की अवधि कम हो जाती है। भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद मिलती है। भाप से पका भोजन हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों और पाचन प्रक्रिया में विकार वाले बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। बड़े बच्चों को भी भाप से बना भोजन दिया जा सकता है। प्रेशर कुकर में पकाना। प्रेशर कुकिंग भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को भाप के अतिरिक्त दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर स्टील, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के मिश्रण से बना होता है। यह अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। इसमें कुकर के भीतर बनने वाली भाप अंदर ही एकत्र होती है और इससे दबाव बढ़ता है। वह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। चावल, पुलाव, मांस, आलू, फलियां, मटर आदि को प्रेशर कुकर में न्यूनतम संभव समय के भीतर अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि प्रेशर कुकर में जब अधिकतम दबाव उत्पन्न हो जाता है तो कुकर के ढक्कन पर लगे भार सीटी के माध्यम से अतिरिक्त भाप बाहर निकल जाती है। उस समय व्यक्ति को प्रेशर कुकर की आंच को कम कर देना चाहिए। इससे दबाव बना रहता है, ईंधन की बर्बादी नहीं होती है, राइट। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ढक्कन पर लगे सीटी नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं और भोजन के टुकड़ों के कारण बंद हो सकते हैं। इसके बंद होने के कारण प्रेशर कुकर में अतिरिक्त भाप नहीं निकल पाता और दबाव बढ़ने से प्रेशर कुकर के फटने या पकाने वाले को गंभीर चोटों का खतरा बन जाता है। आपको प्रेशर कुकर के रबड़ या गैस्केट, राइट, की भी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह भाप को बाहर निकलने से रोकने के लिए सील का काम करता है। लाभ, कौन कौन से लाभ हैं? प्रेशर कुकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और इस प्रकार इसमें पका भोजन सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसमें भोजन जल्दी पकता है अर्थात इसमें उबलने की प्रक्रिया से लगभग 1/3 1/3 मतलब समय कम लगता है। ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर में विभाजक का प्रयोग करके
एक ही समय में अनेक भोज्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। पकाते समय भोजन को पानी में डुबा कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। इससे जल में घुलनशील विटामिन और खनिजों की हानि भी नहीं होती। क्लियर सरकार? यदि भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वह अपना रंग और रूप खो देता है और जल भी सकता है। चलो, these are activities. Clear? These are questions. Clear सरकार? And questions again. आइए, शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना। हम सभी को खाखरा, ब्रेड, बन, केक, रस खाने बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है? जी हाँ, इन सभी को शुष्क ताप विधि द्वारा बनाया जाता है। सामान्यतः गर्म वायु होती है। इस विधि में 220 यानी 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है। शुष्क ताप विधि से पकाए गए भोज्य पदार्थ स्वाद में करारे, रंग में ब्राउन तथा मोहक खुशबू वाले होते हैं। शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट, बेकिंग, राइट। सेकेंड, भूनना यानी रोस्टिंग। थर्ड, आपका आंच पर सेकना यानी ग्रिलिंग। ठीक है ना? चलो, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ देखो, बेक करना। इस विधि में भोजन को एक गर्म बंद बक्से के भीतर रखा जाता है। इस बक्से को अवन कहते हैं, राइट। अवन के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न ताप से गर्म होती है और इस गर्म हवा से भोजन पकता है। क्या आपने अपने इलाके में किसी बेकरी को देखा है? आपने बड़े अवन भी देखे होंगे जिनमें कोयले या लकड़ी की सहायता से आग लगाई जाती है और ताप उत्पन्न किया जाता है। इनका प्रयोग तंदूरी रोटी, नान, पाव, बन, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इन बड़े ओवनों को भट्टी कहते हैं। आप घर में आसानी से अवन बना सकते हैं। एक ही कढ़ाई या मोटी चादर वाला बर्तन लें जो ताप को अच्छी तरह से बनाए रख सकें। उसमें रेत की एक परत बना लें, उसके ढक्कन को बंद कर दें। इसे कोयले, मिट्टी के तेल, गैस स्टोव के ऊपर गर्म करें। इसके गर्म हो जाने पर भोजन को इसके भीतर रखें, ढक्कन को पुनः बंद कर दें। कढ़ाई या उस पात्र को धीमी आंच पर रखें। भोजन को तब तक बेक करें जब तक वह हल्के भूरे रंग का न हो जाए। बर्तन के ढक्कन को बार बार न खोलें क्योंकि इससे भीतर की गर्म हवा निकल जाएगी और भोजन शुष्क और कठोर हो जाएगा, राइट। इसके लाभ कौन कौन से हैं बेटा? तो इस विधि से पकाया गया भोजन आपकी प्लेट में विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर सकता है। याद रखें, बेक किए हुए भोजन में कुछ पदार्थों में कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है, जैसे केक एंड पेस्ट्रीज। इस तरह से हमारा रोस्टिंग आ गया, ठीक। शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की अन्य विधियाँ भूनना। भूनते समय उन्हें सीधे तवे, ग्रिल या रेत या आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। जैसे सब्जियों जैसे बैंगन, आलू, शकरकंदी को भूना जा सकता है। इसी प्रकार मक्का, चने को ही भूना जा सकता है। दाने जैसे मूंगफली, काजू, खाद्य पदार्थ, पापड़, खाखरा, मांस को भी इसी प्रकार जो है पकाया जा सकता है, राइट। हम जानते हैं कि आपने भी इन पदार्थों को भुना होगा। आप घर पर किस भोज्य पदार्थ को भूनते हैं? उनमें से एक बैगन तो डेफिनेटली, बैगन का भरता तो सबने खाया है, राइट। बैंगन को भूनते समय इसे सीधे आग पर रखते हैं और निरंतर इसे घुमाते रहते हैं ताकि वह सभी तरफ से भुन जाए। और आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैंगन पक गया है और तैयार हो गया है? क्या आपने दोनों दानों या मक्के या चने या मूंगफली को भूनते हुए देखा है? इन्हें कैसे भुना जाता है? जी हाँ, आप सही हैं। इन्हें एक बड़े पात्र जैसे कढ़ाई में रेत को गर्म करके भुना जाता है। इस विधि में भोज्य पदार्थ को निरंतर हिलाया जाता है ताकि वह सभी प्रकार
सभी तरफ से अच्छी तरह से भुन जाए। तंदूर भी एक अवन के समान है जो मिट्टी से बना होता है और इसका प्रयोग रोटी, नान, पनीर, मुर्गी को भुनने के लिए किया जाता है। क्लियर सरकार? पता कीजिए कि भुनने की प्रक्रिया किस तरह से और कैसे की जाती है। इसका लाभ क्या होता है? इस विधि से पकाया गया भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, इस विविधता भी लाता है। इसमें हानि क्या होता है बेटा? यह एक धीमी विधि है। भुना हुआ भोजन कई बार बहुत शुष्क हो जाता है। इसे सॉस या चटनी के साथ खाना पड़ता है। क्लियर? आग पर सेंकना, ग्रिलिंग, ठीक है ना। इस विधि में भोजन को चमकदार आग में अत्यधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है। यह भुनने की विधि से धीमी विधि है। इसमें भोज्य पदार्थों को लोहे की सलाख या ग्रिड पर लगाकर आग के ऊपर या बिजली से चलने वाले ग्रिल बार के ऊपर सेंका जाता है। इसमें लोहे की सलाख पर तेल लगाया जाता है ताकि भोजन उससे चिपके नहीं। इसे चारकोल, राइट, गैस या बिजली के उपकरण पर सेका जाता है। एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन को दोनों ओर से सेका जाता है। आलू, शकरकंदी, बैंगन, मुर्गी, मछली को सेका जा सकता है। आपने बाटी चोखा या चिकन, पनीर टिक्का और कबाब तो अवश्य ही खाए होंगे। इन सभी व्यंजनों को सेंक कर ग्रिल करके पकाया जाता है, राइट। लाभ यानी भुनने की विधि के समान ही सेकने की विधि भी भोजन में अच्छा स्वाद आता है। आप इस विधि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। फ्राइंग क्या होता है बेटा? तलना। तलने की प्रक्रिया में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। इस विधि में भोजन को कम तेल में या अत्यधिक तेल में पकाया जा सकता है। कम तेल वाली प्रक्रिया में तेल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अत्यधिक तेल वाली प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों को पूरी तरह से गर्म घी या तेल में डुबाया जाता है। आपने दोनों ही विधियों का प्रयोग करके भोजन अवश्य बनाए होंगे, ठीक। आपके पकौड़े वगैरह यही तो हैं, पकौड़े, पराठे, ठीक है ना। चलो, अत्यधिक तेल में तलना। भारतीय व्यंजनों को तल कर पकाया जाता है, जैसे भजिया, पकौड़े, समोसे, राइट, बड़े, कचौरियाँ। अत्यधिक तेल की विधि में कढ़ाई में अत्यधिक मात्रा में तेल को गर्म किया जाता है। भोज्य पदार्थ को उस तेल में डुबाया जाता है। वह पदार्थ पूरी तरह से तेल में डूबना चाहिए। एक समय पर भोज्य पदार्थ के एक से अधिक टुकड़े को पकाया जा सकता है। हमें तेल या घी की अधिक मात्रा से बचना चाहिए। तलते समय घी या तेल को अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए। तलने के पश्चात तेल को ठंडा होने दें और बचे हुए तेल को किसी पात्र में रख दें ताकि वह तेल खराब ना हो। तलने के लिए उसे पुनः प्रयोग ना करें। कम तेल में तलना चाहिए, राइट। कम तेल में तलना। कम तेल में तलना क्या होता है? जैसे आपका हो गया कम तेल में भोजन को किस प्रकार तलेंगे। कम तेल में तलते समय आप किन सावधानियों का प्रयोग करेंगे? इस विधि में कम तेल का प्रयोग करें। ताप को नियंत्रित रखें। भोज्य पदार्थों को पलटें। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त तेल का प्रयोग करें। कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिक पैन सही होते हैं। इनमें तलने के लिए काफ़ी कम तेल का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर भोजन को तलते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी हैं सरकार? भोजन को तलते समय जो है हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, भोज्य पदार्थों को समान टुकड़ों में काट लें ताकि वे समान रूप से पक सकें। तेल या घी को अच्छी तरह से गर्म करें। तत्पश्चात आंच या ताप को गर्म करें। एक समय पर कुछ ही टुकड़ों को तलने के लिए डालना चाहिए, क्योंकि अधिक भोज्य पदार्थों को डालने से वसा का तापमान कम हो जाएगा और वसा और शोषण बढ़ जाएगा। तले हुए भोजन के टुकड़ों को साफ तथा अवशोषक
किचन नैपकिन ब्राउन पेपर के ऊपर रखें। भोज पदार्थ के सभी टुकड़ों को तेल के पात्र से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे जले नहीं और तेल या घी खराब ना हो। राइट सरकार। तले हुए उपभोज की अवधि अन्य विधियों से पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक होती हैं। हानियाँ। तला हुआ भोजन, विशेष रूप से अत्यधिक तेल में तला हुआ भोजन पचाने में कठिन होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तले हुए भोजन का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भोजन पकाने की अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं बेटा? माइक्रोवेव में पकाना तुलनात्मक दृष्टि से यह भोजन पकाने का नया तरीका है, धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। इस विधि में माइक्रोवेव के किरणों के माध्यम से भोजन पकाया जाता है। इन माइक्रोवेव के किरणों के कारण भोजन में उपस्थित पानी के कणों में तीव्रता के साथ कंपन होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न ताप से भोजन पकता है। क्लियर सरकार। लाभ। यह भोजन पकाने की एक तीव्र विधि है। भोजन पकाने की अन्य विधियों की तुलना में यहाँ भोजन पकाने के समय में व्यापक कमी आती है। हानियाँ। माइक्रोवेव से भोजन पकाने के लिए अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जिन स्थानों में विद्युत की आपूर्ति नियमित नहीं होती है वहाँ यह उपयोगी नहीं होता। क्लियर। चलो, इसमें पकाया गया भोजन शुष्क हो जाता है। सौर कुकर राइट। सोलर कुकर में पकाना, इसमें क्या होता है? सोलर कुकिंग, सौर ओवन या सौर कुकर अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है। बॉक्स प्रकार का एक सौर कुकर एक परिवार के लिए उपयोगी होता है, जबकि पैनल प्रकार का सौर कुकर समुदाय या बड़े स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक। माइक्रोवेव के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए कि माइक्रोवेव का प्रयोग करते समय उसमें बंद होने के पश्चात ढक्कन को कुछ क्षणों बाद खोलना चाहिए। इससे आप पर उसकी किरणों का प्रभाव कम हो जाएगा। राइट। चलो, ये देखो, सौर कुकर में धुआं नहीं निकलता। इसका रखरखाव बहुत ही सरल और अनुरक्षण होता है, लागत ना के बराबर होती है। नेचुरल सी बात है, जब हमारा धूप जो है, सूरज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमें एनर्जी दे रहा है, तो उसका जो कुकिंग भी होगा वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। राइट। भोजन पकाने की एक पर्यावरण सहिष्णु विधि है। भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। हानियाँ कौन सी बेटा? सौर कुकर का प्रयोग बाहर खुले में किया जाता है। यह वही कार्य करता है जहां व्यापक स्तर पर सूर्य प्रकाश होता है। क्लियर। अब ये देखो, दीज आर क्वेश्चंस। क्लियर। सी एंड काफ़ी एक्सरसाइज हैं। और इसके बाद पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना। राइट। पकाने की प्रक्रिया में भोजन अपने पोषक तत्वों को खो देते हैं। इन पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन के पकाने या भंडारण की सही विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए देखें पोषक तत्व किस प्रकार नष्ट होते हैं। विटामिन ए जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत होकर उड़ जाता है। समझ में आया सरकार? उच्च तापमान पर खुले बर्तन में भोजन पकाने से भोजन लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। इससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है। जब पालक या मेथी को अत्यधिक तेल में तला जाता है तो यह वसा में विलीन हो जाता है। तलते समय तेल का तापमान आपका 300 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो तीव्रता से विटामिन ए को नष्ट कर देता है। क्लियर। गाजर आलू की सब्जी बनाते समय उसके ढककर पकाना चाहिए ताकि विटामिन ए नष्ट ना हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक। यह जल में घुलनशील 8 विटामिन में से
8 विटामिनों का एक समूह होता है, माने ग्रुप होता है। सामान्यतः भोजन में ये विटामिन एक साथ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ गुण समान होते हैं। जब इन भोजनों को धोया, भिगोया या पानी में पकाया जाता है तो इनमें उपस्थित विटामिन बी का पानी में विलय हो जाता है। यदि इस पानी को फेंक दिया जाता है तो इसके साथ विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। हमारे आहार में चावल, दालें, कुछ फलियां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए इन भोज्य पदार्थों को धोते समय, भिगोते समय, पकाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट होने का एक कारण यह भी है कि हम भोजन पकाते समय उसमें कुकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक, जो आप कुकिंग सोडा डालते हो, बेकिंग पाउडर डालते हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हानिकारक होती हैं, राइट। इसलिए भोजन पकाते समय कुकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है, जिसे विटामिन 2 भी बोलते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्लियर। भी कहते हैं का अच्छा स्रोत है दूध, और जब दूध सूर्य प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। भोजन में विटामिन बी को संरक्षित करने के लिए सूर्य के प्रकाश से बचना चाहिए। ठीक। विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है जो ताप और ऑक्सीकरण के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। जब आप विटामिन से भरपूर सब्जियों, फलों को काटते हैं, उन्हें पकाने से पूर्व या लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखते हैं तो उनमें उपस्थित अनेक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब आप काटने के पश्चात फलों, सब्जियों को धोते हैं तो उनसे बहुत छोटे छोटे जो है धोते हैं या उन्हें बहुत छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उनके विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। आलू, जैसे आलू में विटामिन सी है, लेकिन जब आप सब्ज़ी पकाते हो सबसे पहले छील लो उसे, फिर वॉश कर लो, तब कटिंग करो, राइट। ये नहीं छीला, काटा, बढ़िया से आराम से काट वाट दिया, उसके पानी से डाल के बढ़िया धो दिया, सारा विटामिन सी बह गया, तो वो हानिकारक है। फिर जब विटामिन सी से भरपूर भोजन को लंबे समय के लिए सोडा में पकाया जाता है तो इसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यह विटामिन सी तब भी नष्ट हो जाता है जब उस पानी को फेंक दिया जाता है जिसमें इसे पकाया जा रहा है। इसलिए विटामिन सी युक्त सब्जियों, फलों को काटते समय या धोते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसीले फलों, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, इन्हें हम संरक्षित रख सकते हैं। प्रोटीन, देखो बेटा, वेट, ठीक है। प्रोटीन, भोजन पकाने से भोजन में उपस्थित प्रोटीन नरम हो जाते हैं, जैसे अंडा, मछली, मांस। भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी को चूस लेते हैं, राइट, और ताप से जम जाते हैं। यदि इन जमे हुए प्रोटीनों को पुनः गर्म किया जाता है तो ये अपनी नमी खो देते हैं। क्लियर। और शुष्क रबड़ जैसे हो जाते हैं। ठीक। इन्हें पचाना भी कठिन हो जाता है। तो बेटा मतलब जब भी आप कुकिंग करते हो तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मतलब बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे और वो नष्ट नहीं होंगे, राइट। तो आपका जो डाइट होगा वो एक बैलेंस डाइट होगा क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्लियर सरकार। फिर आपका हो गया प्रोटीन को सुदृढ़ ठोस बनाए रखने के लिए नींबू के रस, टमाटर, दही, इमली जैसे अम्लीय तत्वों को मिलाया जाता है। क्लियर। इन तत्वों को भोजन पकाने के अंतिम चरण में मिलाया जाना चाहिए। जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध को चीनी के साथ खीर या रबड़ी बनाते समय लंबे समय तक पकाया जाता है तो चीनी और प्रोटीन प्रतिक्रिया करके ब्राउन रंग के यौगिक का सृजन करते हैं और इससे प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तेल, वसा, ठीक, तेल और वसा, तेल और घी का प्रयोग भोजन पकाने उसे तलने के लिए किया जाता है। पकाने की प्रक्रिया के दौरान 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर तेल गर्म किया जाता है।
तलने के लिए तेल का पुनः प्रयोग करना एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तेल या घी को लंबे समय तक पकाया जाता है तो पुनः प्रयोग किया जाता है, इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। कहने का मतलब है आपने पकौड़े तले और उसी वो जो तले पकौड़े तल के पकौड़े खा लिए, फिर तेल बचा हुआ है डेफिनेटली, राइट। उस तेल को फिर दोबारा आप जो है पकौड़े या कोई चिप्स वगैरह कुछ भी तलने के लिए यूज़ करते हो तो उसका न्यूट्रिएंट्स, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी ठीक कम हो जाती है, बता रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिए, पकाने के लिए बार बार समान तेल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको रसोई में प्रयोग होने वाले कुकिंग ऑयल को बदलते रहना चाहिए। आपका ये नहीं कि एक ही ब्रांड का एक ही तेल चल रहा है। आप किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल। बस ये ध्यान रखो, बदल बदल के खाते पीते रहो। और जैसे आप तल रहे हो, सुनो, आपने पकौड़े तले, अब वो तेल बचा हुआ है तो उस तेल को फिर से सिर्फ तलने के लिए ना रख के उसको आप कुकिंग में यूज़ कर लो। 2-2 चम्मच मतलब ना डेली छोंकना भूजना ये सब सारे काम करो, वो तेल को ख़त्म कर दो, ठीक। तो दोबारा जब आप जो है फ्राई करते हो, डीप फ्राई करते हो, तो फ्रेश ऑयल लो, ठीक। मतलब कहने का मतलब है तेल को जो अच्छी तरह से जब बॉइलिंग पॉइंट पे रखते हो, ठीक, तो एक ही बार में करो, दोबारा उसको यूज़ मत करो। उसको छोटे छोटे यूज़ में कर लो। आप तड़के मारने, सब्ज़ी छोंकना, ये इन कामों में यूज़ कर लो, बट तलने का काम दोबारा मत करो। उसकी क्योंकि अभी आपने दुकानों पे देखा होगा समोसे वगैरह जब तलते हैं, वो क्यों लोग कहते हैं कि दुकान के समोसे मत खाओ, रीज़न यही होता है, वो तेल वही तेल बार बार यूज़ करते रहते हैं, समझ रहे, वो हार्मफुल होता है। क्लियर? चलो, तलने के लिए सोयाबीन का तेल, आपने पढ़ा होगा कि तलने के लिए घी का प्रयोग किया जा सकता है, राइट। करने के पश्चात उसे ठंडा करके बंद बर्तन में संभाल कर रख देना चाहिए, ठीक। आगे चलो, खनिज, सोडियम पोटेशियम जैसे खनिज पानी में घुल जाते हैं। क्लियर सरकार? जब भोज्य पदार्थों को पहले काटा और फिर धोया जाता है तो उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है और उसमें उसे पकाया जाता है तो उसके खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों और फलों को काटने से पहले धोना चाहिए। क्लियर? चलो, these are questions। पोषक तत्वों का संरक्षण, भोजन तैयार करने व पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पोषक तत्वों का संरक्षण कहते हैं। कुछ सामान्य पद्धतियों का प्रयोग करके हम भोजन के पोषक तत्वों का संरक्षण कर सकते हैं। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनका खनिज और विटामिन नष्ट ना हो, राइट। भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं धोना चाहिए। सब्जियों के छिलके निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जितना हो सके पतला छीलें क्योंकि इनके नीचे विटामिन और खनिज होते हैं। क्लियर? सब्जियों को भोजन पकाने से ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाना चाहिए क्योंकि छोटे टुकड़े में काटने से पोषक तत्व की हानि होती है। यह सब्जियों को पानी में पकाना है तो उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। भोजन पकाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पानी यूज़ करना चाहिए। अतिरिक्त पानी को फेंके नहीं। इस अतिरिक्त पानी का प्रयोग दूसरे भोज्य पदार्थ पकाने के लिए कर सकते हैं। भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग कदापि न करें, बिल्कुल ना करें। अब जैसे मैंने देखा है कि अभी छोले वगैरह बनाते हैं हम, फटाक से बेकिंग सोडा, अरे थोड़ा सा उसको टाइम दे दो यार, रात में उसको भिगा दो, ठीक, मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर दो, तो टाइम ही तो लगेगा लेकिन आपका जो क्वालिटी है उसकी कम नहीं होगी। ऐसे ही आप सोयाबीन वगैरह, राजमा वगैरह मतलब बॉईल करते हो तो बेकिंग सोडा डाल के फटाक से हमने बॉईल कर दिया, नहीं मत करो। मतलब ज़बरदस्ती कचरा मत खाओ, ठीक। भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें। भोजन पकाते समय इमली या नींबू के रस से विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है, ठीक। चलो, चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो प्रक्रिया के दौरान अवशोषित हो जाए। ऐसे
बर्तन में चावल पकाएं, ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो। निःशुल्क से आजकल प्रेशर कुकर है, उससे अच्छा हो क्या है ना। बिना ढक्कन के सब हम कहाँ पकाते हैं, ठीक है ना। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, लगे उसी में लगे रहो, पकने दो, उबलने दो, ऐसे मत करो, ठीक। पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उस विधि का प्रयोग करें जिसमें भोजन तीव्रता से बनता हो। प्रेशर कुकर बेस्ट है, ठीक है। दीज आर एक्टिविटीज़। अब भोजन के पौष्टिक तत्व में संवर्धन करना। जब आप भोजन पकाने की विभिन्न विधियों और पकाते समय पोषक तत्वों के संरक्षण की विधियों से अवगत हो गए हैं तो यह बहुत अच्छा होगा कि हम लागत में वृद्धि किए बिना भोजन के पौष्टिक तत्व में संवर्धन कर सकें। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा बेटा कि कुछ तरीके सुझा सकते हैं। एक विशिष्ट पद्धति द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को पोषण संवर्धन एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपको भोजन के पौष्टिक तत्वों में संवर्धन के उद्देश्य को समझना चाहिए। यह निम्नलिखित में सहायक होता है। यह शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है, भोजन के उचित चयन और उसे तैयार करने का उचित अवसर प्रदान करता है। क्लियर? संतुलित आहार उपलब्ध कराता है, भोजन को स्वाद और रंग में सुधार करता है, विविध प्रकार का भोजन उपलब्ध कराता है, भोजन के पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियोजन में सहायक होता है, गरीबों को कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, अच्छी भोजन संबंधी आदतें विकसित करता है। क्लियर? भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियाँ इसमें कौन कौन सी होती हैं बेटा? संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, किण्वन खमीर उठना, फर्मेंटेशन, अंकुरण यानी जर्मिनेशन, राइट। तो कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन और आपका जो है जर्मिनेशन। संयोजन, किण्वन यानी खमीर उठाना और अंकुरण, इसमें जो है इसके पोषक तत्वों में संवर्धन हम कर सकते हैं इस तरह। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? हम एक भोजन में सभी पोषक तत्व, जस्ट वेट, अरे यार मत हो प्लीज़, चलो, हम एक भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराते, राइट। इसलिए हमें विविध प्रकार के भोजन खाते हैं, राइट। उदाहरण के लिए हम रोटी को सब्जियों के साथ, चावल को दाल के साथ खाते हैं। हम नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार, पापड़ को शामिल करते हैं। सभी पोषक तत्वों का सेवन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि विभिन्न भोजन समूहों से भोज्य पदार्थों के संयोजन यानी मिश्रण को आप भोजन में शामिल करें। इस प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके भी सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी, ढोकला, मिस्सी रोटी, राइट। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें हम विभिन्न भोजन समूहों के तत्व को मिश्रित करते हैं। भोजन का इस प्रकार संयोजन पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस प्रकार से होता है? यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। आप जानते हैं कि अनाज में विशिष्ट प्रकार के अम्लों की कमी होती है और ये अम्ल दालों में विद्यमान होते हैं। जब हम चावल दालों को मिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि दूध में होती है। आदर्श रूप में देखें तो अनाज माने चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई को दालों, फलियों, सब्जी, तेली बीजों जैसे मूंगफली, तिल के बीजों, दूध के उत्पादों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि हम अपने आहार से प्रोटीन की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। क्लियर सरकार? इसी प्रकार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, गाजर में विटामिन, खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें जब आहार में शामिल किया जाता है तो भोजन के पौष्टिक तत्वों में व्यापक संवर्धन होता है। लाभ कौन से होते हैं? भोजन के लागत में वृद्धि किए बिना सामान्य भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूह से
दो भोजनों के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह एक सामान्य तकनीक है जिसका प्रयोग प्रत्येक परिवार में आसानी से किया जा सकता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा? किण्वन, राइट। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित दही आदि के रूप में शामिल किया जाता है, राइट। सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण या बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस विधि से हम खाएंगे दूध तो जो है हमें हमारा फूड जो है उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। क्लियर सरकार? क्या आप किण्वित भोजन के नामों के बारे में बता सकते हैं? जैसे आपका दही हो गया, ब्रेड हो गया, खमन हो गया, ढोकला हो गया, इडली हो गया, और आपका किण्वित भोजन के उदाहरण है ये सब, ठीक है। क्या आपने भटूरे बनाए हैं कभी? ठीक, भटूरे मैदे के लिए परिष्कृत आटा के साथ थोड़ी सी दही मिलाकर गूंथ दें तो कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान गुथा आटा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके मैदे के साथ आपने दही मिला दिया। सूक्ष्म जीवाणु तेजी से विकसित होने लगे और यह किण्वन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण गुथी हुई सामग्री बढ़ने लगती है और मात्रा में दुगनी हो जाती है। क्लियर? किण्वन भोजन की सुपाच्यता में सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। वे भोजन के प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। किण्वित भोजन स्पंजी, नर्म हो जाता है, जिसके कारण वह भोजन बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो जाता है। क्लियर? अंकुरण आ गया आपका। जर्मिनेशन, ठीक। साबुत मूंग, चने को ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा पानी में पूरी रात भिगोइए। अगले दिन आप क्या देखेंगे? आकार बढ़ जाएगा, वे छूने में नरम हो जाएंगे। यदि आप उन दोनों को मलमल के कपड़े में बांधकर 12 या 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि दाल में छोटे छोटे अंकुरण निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों को अंकुरित किया जा सकता है। क्लियर? इन अनाजों को छाया में सुखाकर तवे पर हल्का सा भून दिया जाता है। इन्हें पीस कर युवा, बच्चों, बुजुर्गों के लिए कई व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। मूंग, मटर, काले चने की दालें भी अंकुरित की जाती हैं। उसके बाद उन्हें भाप में पकाकर नमक, मिर्ची, नींबू का रस, चाट मसाला आदि डालकर खाया जाता है। प्रत्येक अनाज दाल को अंकुरित करने में प्रयुक्त होने वाली समय व पानी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। सामान्य भगोने में 8 से 16 घंटे और अंकुरण में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। जिस कपड़े में भीगी हुई दाल बांधे जाते हैं उसे पूरा समय नम रखा जाना चाहिए। यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्वों में वृद्धि कर देते हैं। आपने यह पहले ही सीख लिया है कि ऐसा किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर? दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक्सरसाइज एंड ये मैचिंग का है, ठीक है ना। और आपके fill in the blanks, matching and so dear all, it was all about this chapter, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? अच्छा, तो हम चलते हैं, राइट। चलो। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे, राइट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड अर्चना इकोनॉमिका, राइट। अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस डियर, हमारे क्लासेस
स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास फॉर TGT PGT राइट एग्ज़ामिनेशन NCTET एग्ज़ामिनेशन एंड ऑल, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वारी मेंशन कर सकते हैं एंड आपको हम जो है अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और बाकी यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैं दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, राइट, इसका कोई चार्ज है ही नहीं। एंड बेशक जो आपके क्लासेस होंगे पेड क्लासेस उसमें तो मतलब अलग होता है हिसाब किताब, बट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी को एक चवन्नी भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालती हूँ, चूँकि आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, कंटिन्यू मैं पुट कर रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशंस का डेट कब डिक्लेयर होगा। CTET का तो डिक्लेयर हो चुका है, राइट, CTET का डेट शो हो रहा है, मतलब जुलाई में होना है। एंड इसका नहीं पता है कि TGT PGT का कब डेट कब कैसे कहाँ हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट तैयारी रखिए और इस बार बेड़ा पार एट एनी कॉस्ट, इस बार बेड़ा पार कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम में सिलेबस कैसा होगा। आपका NEP नया आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, और आपका मतलब काफ़ी चेंजिंग आई है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम है, इसलिए जो वैकेंसी है इसमें एक सीट रिज़र्व करना है। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राइट।